नमस्कार। आज हम रीतिकालीन नीति काव्य में वृंद कवि का स्थान निर्धारित करेंगे। रीतिकालीन कवियों में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने नीति परक साहित्य का सृजन किया, नीति के दोहे लिखे, नीति के पद लिखे। उनमें वृंद कवि सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके नीति परक दोहे समाज में प्रचलित हैं, समाज की जुबान पर चढ़े हुए हैं और समय समय पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। वृंद कवि के जो पूर्वज थे वो बीकानेर से मेड़ता में जाकर शिफ्ट हो गए थे। संवत 1700 में और सन 1643 में मेड़ता में वृंद कवि का जन्म हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के लिए बनारस काशी चले गए। वहां इन्होंने साहित्य, संस्कृत और लक्षण ग्रंथों तथा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। वहां से लौटकर वे राजा जसवंत सिंह, मेड़ता के राजा जसवंत सिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में शामिल हुए। औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब के बड़े पुत्र, बड़े शहजादे जो ज्येष्ठ पुत्र थे, मुअज्जम के गुरु मुकर्रर किए गए। उनका शिक्षा दीक्षा, अध्ययन अध्यापन का कार्य वृंद कवि ने किया। जब मुअज्जम को बंगाल का शासक बनाया गया तो मुअज्जम अपने साथ वृंद कवि को भी लेके चले गए। समय बीतता गया। वृंद कवि को किशनगढ़ के राजा जय सिंह ने, किशनगढ़ के राजा राज सिंह ने मुअज्जम से मांग लिया और वे किशनगढ़ आ गए। फिर जीवन पर्यंत यहीं रहे। तो यह एक जीवन यात्रा रही कवि वृंद की। अब बात आती है कि कवि वृंद का जो रहा, नीति का जो साहित्य रहा, उस समय का दौर था। गिरधर कवि राय, बेताल, गाग, कवि बोधा, कवि ग्वाल आदि उल्लेखनीय कवि हैं जिन्होंने रीति पर कलम चलाई। महाकवि बिहारी और सेनापति भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने भी रीति पर कलम चलाई। उनके भी रीति परक दोहे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो एक दौर था कि भक्ति के साथ, रीति के साथ नीति को जोड़कर चलना, और कवि वृंद ने उस परंपरा का पालन किया। और पालन ही नहीं किया, अभी तो रीति परक साहित्य सृजक कवियों में श्रेष्ठ माने जाते रहे। कवि वृंद के नीति का जो रूप है वो उनके सत्सई में प्राप्त होता है। सत्सई ग्रंथ की उन्होंने रचना की, उसमें नीति परक दोहे देखने को मिलते हैं। और उनके नीति परक वचनों में उनका लोक अनुभव, उनके स्वानुभव सशक्त रूप से प्रस्तुत हुआ है, लेकिन सहज भाषा में, सहज रूप में व्यक्त हुआ है और अपनी बात को बहुत सक्षमता के साथ समाज के सामने रखने में वे सफल हुए हैं। भक्ति के संबंध में बात करें तो कवि वृंद जो हैं वो सत्सई में अपने कुछ भक्ति परक दोहों के लिए भी जाने जाते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए, कई बार तुलना होती है बिहारी और वृंद की, तो बिहारी ने भी भक्ति नीति रीति पर बात की है और वृंद कवि ने भी भक्ति नीति और रीति पर बात की है। तो यहाँ जब भक्ति की बात करते हैं तो वृंद कवि कहते हैं कि चिदानंद घट में बसत बूझत कहाँ निवास, ज्यो मृग मद मृग नाभि से ढूंढत फिरत सुवास, भले बुरे छोटे बड़े रहे बड़न पे आए, मकर असुर सुर गिर अनल दधि मदि सकल बसाए। इन दोनों दोहों में नीति का भाव है। लेकिन आप देखिए कि जो वृंद कवि कह रहे हैं वो निर्गुण संत कवि कबीर भी कहते हैं, वो सगुण कवि सूरदास भी कहते हैं, वो बिहारी भी कहते हैं कि चिदानंद तो घट में ही बसते हैं, उसको बाहर कहां ढूंढने जा रहे हैं। कबीर कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। तो वो बात जो भक्ति काल में निर्गुण कवि कबीर ने कह दी, उसी बात को आगे चलकर रीति काल में नीति के रूप में कवि वृंद स्वीकार करते हैं, मोहर लगाते हैं उस पर और इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह शाश्वत सत्य है। किसी भी काल में, किसी भी समय में कोई भी कवि, कोई भी विचारक, कोई भी रचनाकार या कोई भी सामान्य मनुष्य जब भक्ति के भाव में ईश्वर के बारे में विचार करेगा तो उसके मन में ये बिल्कुल रूप आएगा कि
मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, या चिदानंद घट में बसत बूझत कहाँ निवास। तो भक्ति के भाव में बहुत खूबसूरत तरीके से वृंद कवि ने अपने भावों को स्पष्ट किया है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है, काल कोई सावे हो लेकिन भक्ति की भावना कभी परिवर्तित नहीं होती, और भक्ति की भावना में जो विचार उमड़ते हैं, जो आते हैं, जो शाश्वत हैं, वो प्रत्येक काल में हमेशा रहते हैं। दोनों कालों के बीच में सैकड़ों सालों का अंतर है, लेकिन वैचारिक साम्यता देखने को मिलती है और वो साम्यता शाश्वत है। इसी तरह से वृंद कवि के श्रृंगार संबंधी दोहों के बारे में हम बात करें तो श्रृंगार में जो उनका प्रभावशाली भाव दिखाई देता है, रूप दिखाई देता है, वह है जहां सजन तह प्रीति है, प्रीति तहां सुख ठोर। जहां सजन तहां प्रीति है, प्रीति तहां सुख ठोर। और जहां पुष्प तह बास है, जहां बास तह घोर। जहां पुष्प है वह सुगंध है, और जहां सुगंध है वहां भंवरा है, जहां प्रेम है वहां सुख है। तो श्रृंगार के भाव को नायिका कहती है कि जहां मेरा प्रिय है वहीं सारे संसार की निधियां मेरे पास है, सारे संसार का सुख मेरे पास है। वैसे ही जैसे जहां खुशबू होती है, जहां पुष्प होता है वहां खुशबू होती है, और जहां खुशबू होती है वहां भंवरा अपने आप चला होता है। तो प्रेम के साथ सुख का अनुभव कवि ने नायिका के माध्यम से बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया। लोक व्यवहार की बात करते हैं, रीति की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, तो कवि वृंद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ बिहारी के समकक्ष, बिहारी से साम्य रखते हुए भावों को व्यक्त करते हैं अपने लोक व्यवहार के दोहों में, नीति के दोहों में। और वे कहते हैं फीकी पे नीकी लगे, फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, और सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गाए। कि अवसर पर ही कोई बात कहनी चाहिए, यदि अवसर के अतिरिक्त उस बात को कहा जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अवसर पर अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा उसका प्रभाव होगा। जैसे विवाह के मौके पर गालियां देने का जो एक प्रचलन है और उससे जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह अद्भुत होता है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिस्वा आंख को, आम कहां देखो। कि बुराई करेंगे, बुरा काम करेंगे तो हमें उसके बदले में बुराई ही मिलेगी, अच्छा काम करेंगे हमें बदले में अच्छाई मिलेगी। जैसे अगर हम आंख का विड़वा बोएं, आंख का पौधा लगाएं और कामना करें कि हमें इस पे आम मिले, संभव नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, इस भाव को कवि वृंद ने स्वीकार किया और समकालीन सभी नीति पर कवियों ने इसको स्वीकार किया। आचरण पर बल देने पर कवि वृंद जोर देते हैं। वे अपनी वृंद सत्सई में परोपकार, सदाचार, दानशीलता, याचना न करना, है ना, दानशीलता का भाव मन में होना चाहिए और याचक का भाव मन में नहीं होना चाहिए, आदि विषयों पर नीति वचनों का उन्होंने बहुत सारे अपने दृष्टांत प्रस्तुत किए अपने काव्य में। जैसे बिना कहे हूं सतपुरुष, पूरे पर की आस, और कौन कहते है सूर को, घर घर करत प्रकाश। बिना कहे ही जो सत्पुरुष होता है, जो बड़ा आदमी होता है, जो महान होता है, वो अपना काम बिना कहे करता है, वो ढिंढोरा नहीं पीटता। वो दान भी देता है तो एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। लेकिन जो ओछा आदमी होता है वो अपनी बात का ढिंढोरा पीटता है। कवि इसी को कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई नेक काम करते हैं, तो इस तरीके से करें कि उसका प्रभाव दिखाई दे, उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो बिना कहे हूं सतपुरुष, पूरे पर की आस, और कौन कहते हैं सूर्य को, घर घर करत प्रकाश। सूर्य को कौन कहता है कि घर घर को प्रकाशित करे, लेकिन सूर्य बड़ा है, वो सबको प्रकाशित, समभाव से प्रकाशित करता है। ये सूर्य की विशेषता है। इसी तरह दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर, औषधि वाको दीजिए, जाके रोग शरीर। कि दान देते वक्त हमेशा यह बात अपने ध्यान में होनी चाहिए कि दान जिस पात्र को दिया जा रहा है वह पात्र दान प्राप्ति के योग्य है अथवा नहीं। दरिद्र को ही दान देंगे तो ही उसका दारिद्र्य दूर होगा और आपको उसका फल मिलेगा।
उसी तरह जैसे रोगी व्यक्ति को औषधि देने से उसका रोग दूर होता है, निरोगी व्यक्ति को अगर आपने औषधि तो दी तो वो उसके नुकसान दे सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो कवि वृंद जो है नीति के दोहों के तहत, नीति के दोहों के माध्यम से समाज को ये बात समझाना चाहते हैं कि सब ते लघु है मांगिबो, जामे फेर नसार, बलि के जांचत ही वभू बावन तन करता। कि सबसे निकृष्ट कार्य अगर, सबसे छोटा कार्य अगर कोई है तो वह है मांगना, भीख मांगना। इससे छोटा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। भगवान ने भी जब भिखारी के रूप में बामन रूप धारण करके बलि से भिक्षा मांगी थी 3 कदम भूमि की, तो वो भी भगवान से बावन हो गए थे, लघु रूप में आ गए थे, महिमा घट गई थी उनकी। तो याचक जो है, जो मांगने का काम करने का, मांगने का जो काम है वो सबसे निम्न कोटि का होता है। कवि कहते हैं कि इस काम से सदैव बचना चाहिए। इस तरह कबीर के वृंद सतसई में बहुत सारे सुंदर और प्रेरणादायी नीति वचनों का समावेश हुआ है। कवि ने बहुत सिद्धता के साथ इस पे कलम चलाई है और हिंदी साहित्य को वृंद सतसई के रूप में, कवि वृंद के बहुत सारा और साहित्य सृजन किया, लेकिन वृंद सतसई के रूप में हिंदी साहित्य को एक अमूल्य निधि दी है और उतना ही महत्व रखती है उनकी ये वृंद सतसई जितना कि बिहारी की सतसई महत्व रखती है। तो कई बार ये प्रश्न भी आता है कि बिहारी और वृंद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बिहारी पर हम पूर्व में इस विषय पर बात कर चुके हैं, पूर्व की वीडियो में आप देखेंगे। वृंद में हम यहाँ आज की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत सरलता के साथ आप दोनों की तुलना कर सकते हैं। दोनों समकक्ष हैं, लगभग समान गुण दोनों में हैं, दोनों के साहित्य के भाव भी लगभग एक ही हैं और इसका तुलनात्मक अध्ययन आप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।